हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, एग्जाम स्पेशल क्लासेस में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है पार्ट ए में? टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे जबरदस्त मेहनत लेगा। A parallel plate capacitor is charged by an AC source so that the sum of conduction current and the displacement current has the same value at all point of the circuit। शो करना है कि कंडक्शन करंट की और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जो होती है एवरी पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है सर्किट के। ठीक है बेटा। हाँ, तो आपको ये चीज शो करनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या गिवन है बेटा? हमारे पास एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के को हमने एक एसी सोर्स से चार्ज किया है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, ये एसी सोर्स हमने चार्ज कर दिया है। ऑल्टरनेटिव बैटरी है, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में एक प्लस और एक माइनस होता है, और आधे के बाद ये माइनस और ये प्लस होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ये आपके पास कैपेसिटर है। डेफिनेटली बच्चों किसी मोमेंट पर करंट आई जाएगी। अब आपको पता है कि ये जो सर्किट के बाहर जो करंट चलती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। बोलो यस और नो। और कैपेसिटर की प्लेट के अंदर कोई मेटल तो होता नहीं है, तो अंदर जो करंट फ्लो होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। बोलिए यस और नो। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है कि एवरी पॉइंट पर टोटल करंट सेम होती है। ठीक है ना। आपको ये प्रूफ करना है कि हर पॉइंट पर टोटल करंट सेम होती है। ठीक है ना। यस, ठीक है। इसमें जैसा कि क्वेश्चन कहा गया है कि ID has the same value at all point of the circuit। ठीक ना। कह रहा शो दैट द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके, इज द सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट ऑफ द सर्किट। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एक टू प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है, और हम लिख सकते हैं टू प्रूफ आई सी प्लस आई डी, है ना। आई सी प्लस आई डी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ द सर्किट। ठीक है बेटा, ऑफ द सर्किट। बच्चों सब समझ में आ रहा है आपको कि सर्किट की केवल दो पोजीशन है, एक सर्किट के बाहर और एक सर्किट के अंदर। बोलिए सोनू। हाँ, अब यदि हम बात करते हैं टोटल करंट की, ओके, टोटल करंट, टोटल करंट यदि हम मान करके चलें, टोटल करंट I इक्वल्स टू आई सी प्लस आई डी। क्लियर है? तो इफ टोटल करंट इक्वल्स टू आई सी प्लस आई डी, आई सी मतलब कंडक्शन करंट, और आई डी इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? डिफ्यूजन करंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा। क्लियर? तो अब आ जाइए आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर। अगर सॉरी कंडक्टर नहीं बेटा, आउटसाइड द कैपेसिटर, क्योंकि बात तो कैपेसिटर की हो रही है। आउटसाइड द कैपेसिटर, तो बेटा कैपेसिटर के बाहर मतलब इस सिस्टम के बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी? जीरो होगी। ये सुनो। सो आप लिख सकते हो कि कैपेसिटर के बाहर आई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। Therefore, total current I इक्वल्स टू आई सी प्लस आई डी। आई डी की वैल्यू जीरो हो गई, सो टोटल करंट इक्वल टू कितनी हो गई? आई सी हो गई। ओके, सो टोटल करंट आई सी हो गई। देयरफॉर आई इक्वल टू आई सी, गिवन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर। बेटा इनसाइड द कैपेसिटर कोई कंडक्टिव पाथ होता नहीं है, मतलब नो कंडक्शन इज देयर। इनसाइड द कैपेसिटर कंडक्शन करंट कितनी होगी बच्चों? जीरो होगी। होगी कि नहीं होगी? बट जो आईडी होगी आपके पास में, आईडी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी बताओ? आईडी एग्जिस्ट करेगी। देयर फोर टोटल करेंट इक्वल टू आई सी प्लस आई डी
सो आई इक्वल्स टू 0 प्लस आई डी। फुली क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहां पर जो टोटल करंट आ रही है आई इक्वल्स टू आई डी। बताइए इसकी नो। अब ये देखिए आईडी जो होती है, हमने आपको पढ़ाया है कि आईडी क्यों बनती है। आईडी जो डिस्प्लेसमेंट करंट बनती है वो क्यों बनती है? दैट इज बिकॉज ऑफ, है ना, वहां पे हमने पढ़ाया था एम्पियर सर्कुटल लॉ से। सॉरी, आई इज इक्वल्स टू जो बनती है करंट, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये बताया था आपको। क्लियर हुआ? जो करंट आपके पास बनती है दैट इज इक्वल्स टू आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक है? क्लियर हुआ ये कहाँ से आया था? हम लोगों ने कहाँ पढ़ा इसको? हमने इसको पढ़ा, कब पढ़ा इसको हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा कि जो डिफ्यूजन करंट होती है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज के कारण बना करती है। बताइए बनती कि नहीं बनती है? हम्म, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज के कारण ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनती है, तो इसकी वैल्यू हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना? सो अच्छा, यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए कैसे करते हैं इसको। आपने गॉस लॉ में पढ़ा था। गॉस लॉ में आपने क्या पढ़ा था? गॉस लॉ में आपने पढ़ा था कि जो टोटल फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद आया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है? यस। सो यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और करंट इक्वल्स टू कितना होता है? डी क्यू बाई डी टी, राइट? तो यहाँ से मैं डी बाई डी टी कर दूंगा और फाई ई एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट फाई की वैल्यू पुट कर दूंगा। सो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और डी फाई ई बाई डी टी। बताइए होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से आती है कौन सी करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर आप भूल गए तो, है ना? तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन हमने बता दिया, डी फाई ई बाई डी टी। क्लियर है? सो आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्लियर हो गया? ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हुआ करता है फाई ई, दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है? ई इंटू ए। ओके, फाई ई इज इक्वल्स टू कितना हुआ करता है? ई इंटू ए। क्लियर है कि नहीं है? फाई की वैल्यू जो होती है ए इंटू ए हुआ करती है, आपने पढ़ा भी होगा। डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, सॉरी, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ठीक है? यस। तो यदि मैं फाई की बात करूं तो कितना आ जाएगा? ई इंटू ए। क्लियर हो गया? तो यहां पर फाई ई की वैल्यू मैं पुट कर दूं, आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। क्योंकि फाई ई इक्वल्स टू पुट कर दूं मैं ई इंटू ए। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ पे मैंने फाई ई की जगह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा, मैंने उसकी जगह ई इंटू ए पुट कर दिया। अब आई डी इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, यहाँ पे आ चुका है। एप्सिलॉन नॉट मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, डी बाई डी टी ले लिया बाहर। केवल ब्रैकेट में क्या बचा? ई इंटू ए बचा। और अब आप जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, वो हमने बताया था वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि भूल गया है तो थोड़ी सी और मेहनत आपके लिए। ये देखिए, एक प्लस प्लेट होती है, एक माइनस प्लेट। तो प्लस प्लेट के कारण फील्ड क्या होता है? आउटवर्ड रेडिएट होता है, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण भी अंदर की ओर आएगा, दैट इज ऑल्सो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और दोनों को ऐड कर देंगे
तो टोटल फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इट विल बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पर जो फील्ड आ गया दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। क्लियर हो गया? यस। नाउ ऑल यू नो कि भैया सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई ए। होता है कि नहीं होता? तो सिग्मा इनटू ए कितना बन जाएगा बेटा, क्यू बन जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो सिग्मा इनटू ए क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। सो आई डी इज इक्वल्स टू, आई डी इज इक्वल्स टू, देखो एप्सिलॉन नॉट बाहर है, ऊपर वाला और ऊपर वाला नीचे वाला। क्लियर कि नॉट क्लियर? एंड दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए बन जाएगा सिग्मा इनटू ए बन जाएगा क्यू, और बाहर है बैठा हुआ डी बाई डी टी। तो क्या ये डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बन जाएगा ना। तो आपने देखा आई डी इज इक्वल्स टू हो गया डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? आई डी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। और बेटा डी क्यू बाई डी टी क्या होती है, कंडक्शन करंट होती है कि नहीं होती है? यस। तो इससे साबित हो गया है ना कि बाहर भी कंडक्शन करंट, बाहर भी टोटल, जब दोनों करंट सेम हैं और इस तरीके से अंदर केवल आईसी फ्लो हो रही है, सॉरी बाहर आईसी फ्लो हो रही है और अंदर केवल आईडी फ्लो हो रही है, और अगर आईसी इज इक्वल्स टू आईडी है, सिंस आईसी इक्वल्स टू कितना बेटा, आईडी, यस और नो, तो इसलिए टोटल करंट सेम होगी कि नहीं होगी, इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, सो द टोटल करंट, टोटल करंट will be same inside and outside the capacitor। क्लियर हुआ? and outside the capacitor। डन बच्चों, क्लियर? तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप जो है अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं इसको, मतलब टोटल इनसाइड करंट आउटसाइड करंट बता देता हूँ मैं कैसे। चलिए, पहला तरीका तो क्लियर हो गया ना आपको। चलिए उसका सोल्यूशन देखते हैं, और दूसरा तरीका जो सोल्यूशंस में दिया गया उसको डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले तरीके में देखिए टोटल करंट इक्वल टू होगी आईसी प्लस आईडी। अगर आउटसाइड की बात करोगे तो आईडी जीरो हो जाएगी और टोटल करंट आईसी हो जाएगी। अगर इनसाइड की बात करोगे तो आईसी जीरो हो जाएगी और टोटल करंट क्या हो जाएगी, आईडी। क्लियर? मतलब एक तरीके से आपने क्या देख लिया, आपने देखा कि आउटसाइड करंट जो आई है, आउटसाइड करंट आई है आईसी, आई है, और जो इनसाइड करंट आपकी बनी हुई है वो कितनी बनी है इनसाइड द कैपेसिटर, आईडी। क्लियर? अब यदि ये दोनों किसी तरीके से इक्वल हो जाएं तो ये बात साबित हो जाएगी कि आउटसाइड करंट और इनसाइड करंट इक्वल होती हैं। क्लियर? तो हमने आईडी को उठाया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ठीक है, और इसके बाद में एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ई इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्लियर? और यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू ए को अपन ने क्यू कह दिया, और ये आई सी आ गया। तो आपने देखा आईडी लेके चले थे और आईसी बना दिया हमने, मतलब आईडी इक्वल्स टू आईसी। क्लियर? हाँ, मतलब जब दोनों इक्वल हैं तो आउटसाइड इनसाइड सेम करंट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दूसरा तरीका देखिए, अल्टरनेटिवली टोटल करंट इक्वल टू आईसी प्लस आईडी है। जो टोटल करंट चल रही है उसको हम मान लेते हैं कि आईसी प्लस आईडी। अब अगर आउटसाइड की बात करोगे तो आईडी इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तो टोटल करंट क्या होगी, आई इक्वल टू आईसी। राइट? ये आउटसाइड हो गई। अब यदि इनसाइड की बात करोगे तो इनसाइड द कैपेसिटर टोटल करंट हो जाएगी, इनसाइड आई सी इक्वल टू जीरो, तो टोटल करंट आई इक्वल्स टू आई डी हो जाएगी, आई डी इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। क्लियर? इक्वल्स टू दिस। सो टोटल करंट इक्वल टू आई सी की इक्वल आ गया कि नहीं आया? हाँ। तो आउटसाइड भी करंट आईसी थी और इनसाइड भी करंट कितनी आ गई है, आईसी, मतलब दोनों के पास सेम वैल्यू होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए आगे इसमें क्या कह रहा है देखिए सेकेंड पार्ट में, इन केस ऑफ ए, इन केस ए above is Kirchhoff
इज किरचॉफ फर्स्ट जंक्शन रूल इज वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। भाई किरचॉफ का रूल अप्लाई हो रहा है क्या? किरचॉफ का रूल क्या कहता है? किरचॉफ का रूल कहता है कि जितनी करंट एंट्री करेगी उतनी ही करंट बाहर जाएगी। बोलिए यस और नो। तो करंट एंटरिंग द कैपेसिटर IC एंड बिटवीन द प्लेट्स कैपेसिटर इज ID। सो IC इक्वल टू ID हो चुकी है। मतलब करंट, किरचॉफ का रूल कहता है कि किसी प्रकार की करंट में बदलाव नहीं आना चाहिए। बोलो हाँ है ना। अब ये बताइए बाहर कौन सी करंट थी? कंडक्शन करंट थी IC, राइट। अंदर कौन सी करंट है? ID। और फिर से बाहर कौन सी करंट आ गई है? IC। क्लियर? क्योंकि कोई जंक्शन तो ब्रेक हुआ नहीं है, तो लॉजिकली क्या होगा? IC इक्वल टू ID होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जिसको हम प्रूफ कर चुके हैं कि IC और ID दोनों क्या होते हैं? इक्वल। इससे हमारा किरचॉफ लॉ वैलिडेट हो जाता है, विच वैलिडेट्स किरचॉफ्स जंक्शन रूल। डन। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। देखिए बच्चों नेक्स्ट डेरिवेशन है, अगला क्वेश्चन 24 का ए पार्ट। ये सीधा सीधा डेरिवेशन दे दिया है। शो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट I इन ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है, सो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट I इन ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर। आपको ये शो करना है कि करंट जो I यदि बनती है उसमें जो एनर्जी लगने वाली है इंडक्टेंस L में, दैट इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर। चलिए तो करते हैं, बहुत ही फेमस डेरिवेशन है एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर का। ये डेरिवेशन हमने पहले भी किया है। तो देखिए जो डेरिवेशन हमारे पास में है, यहाँ पे हमें करना है कि शो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट। तो होता क्या है बच्चों की, एक जैसे आपके पास में ये इंडक्टर है, दिस इज इंडक्टेंस, ये इंडक्टर है, और ये इंडक्टर में जैसे ही आप सप्लाई लगाएंगे और यहाँ से करंट जाएगी। क्लियर है बेटा? तो आपको पता है कि जो करंट जाती है, इनिशियली इंडक्टर अपने अंदर करंट के चेंज होने का अपोज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और करंट को यहाँ पर बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा इसके अंदर करंट को स्टेबलिश करने में, या ये कह लीजिए इसको मैग्नेटाइज करने में। ठीक है ना? तो सपोज यहाँ पे आपने एक EMF बैटरी का लगाया है, दिस EMF इज E। EMF को आप स्मॉल e लेते हैं, तो यहाँ आपने EMF E लगा रखा है और यहाँ से बैटरी से करंट स्टेब्लिश हुई है। अब आइए आगे का डेरिवेशन हम करते हैं। एन इंक्रीजिंग करंट इन द इंडक्टर कॉजेज एन EMF बिटवीन इट्स टर्मिनल। तो आपको पता है कि जैसे ही आपने यहाँ पे EMF E लगाया है, सो EMF E लगाने से इसके ऊपर, इंडक्टर के ऊपर जो EMF जनरेट हो जाएगा, दैट EMF इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? L di/dt। क्लियर है बेटा? क्योंकि जब भी किसी इंडक्टर से करंट वेरी होती है तो इसके ऊपर कितना EMF होता है? L di/dt। ओके, तो मतलब, और ये पैरेलल में है, तो हमारा लगाया गया EMF और इसके ऊपर डेवलप होने वाला EMF दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो आप लिख सकते हो E इक्वल्स टू L di/dt। बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर? E इक्वल्स टू L di/dt, ये हो जाएगा। सो देखिए, एन इंक्रीजिंग करंट इन एन इंडक्टर causes EMF between its terminal. Work need to be done against back EMF E in establishing the current। देखिए समझिए इस चीज को, जब आप यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से पूरा है ना बेटा? ये देखिए इस तरीके से डायग्राम पूरा है। आपने यहाँ पे जैसे करंट भेजी, करंट ग्रो करी, तो करंट इंक्रीज हो रही धीरे धीरे। तो करंट की इंक्रीजिंग की डायरेक्शन क्या है? ये फॉरवर्ड। आपको पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। तो ये इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो कितना होगा? E इक्वल्स टू L di/dt। होगा कि नहीं होगा? तो इस बैक ईएमएफ को
इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है ना, यही लिखा हुआ है। एन इंक्रीजिंग करंट इन एन इंडक्टर causes an EMF between its terminal. Work need to be done against back EMF E. तो ये जो बैक ईएमएफ ई है, इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब ये बैक ईएमएफ ई खत्म हो जाएगा तभी हमारी करंट स्टैब्लिश होगी। बताइए यस कि नो? क्योंकि ये बैक साइड से वोल्टेज मिल रहा है। जब ये बैक साइड से वोल्टेज खत्म कर दिया जाएगा तभी करंट क्या हो जाएगी? स्टैब्लिश हो जाएगी। क्लियर? तो इस बैक ईएमएफ को खत्म करने के लिए हमारी लगाई गई बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वो वर्क हमको निकालना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही जो वर्क डन है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यही वर्क डन जो होगा हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। क्लियर? For the current I at any instant in a circuit, the rate of work done per unit time. भाई वैसे पर यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है इनको। रेट ऑफ वर्क डन यानी कि dw/dt। सो ऑल यू नो क्या होता है फॉर्मूला? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। ओके, सो पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। क्लियर? एंड पावर इज इक्वल्स टू कितना होता है? v इंटू आई। ये 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्लियर? सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहां से पावर, यदि मैं इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में इसे मैं लिख सकता हूं dw/dt इक्वल्स टू v इंटू आई। यहाँ पे dw/dt की जगह क्या है अपने पास में? dw/dt इक्वल्स टू, सॉरी, v की जगह में क्या है अपने पास में बेटा? ईएमएफ ई मल्टीप्लाई बाई करंट आई। बताइए ठीक है बच्चों? फिर से बता देता हूं हमने क्या किया। हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और वर्क अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू कितना होता है? v इंटू आई। ये डीसी पावर का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? सो बच्चों यहाँ से w/t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? v इंटू आई। क्लियर? सो आप यहाँ से dw/dt इज इक्वल्स टू v की जगह क्या है? कितना ईएमएफ लगाया गया है? स्मॉल ई। और करंट कितनी जा रही है? सपोज आई। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? ई एम एफ आई इंटू करेंट आई, और यहाँ पर कितना आ गया? डी टी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, हाँ देखिए, ई एम एफ ई, जो ई हमारे पास में है, जो हमने ई एम एफ लगाया है ई, देखिए डायग्राम में भी हमने बताया था कि जो ईएमएफ ई है हमारे पास में वो कितना है? एल डी आई बाई डी टी है कि नहीं है? हाँ, तो जो ईएमएफ ई हम लगा रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन कितना? डी टी। राइट? और मल्टीप्लाई बाई ई की जगह तो हमने वैल्यू पुट कर दी एल डी आई बाई डी टी। एक और आई है, एक साथ में डी टी है, तो ये डी टी से ये डी टी क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया अपने पास में? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू बन गया एल, एक बन गया आई, और एक बन गया डी आई। क्लियर? एल आई डी आई, देखिए यहां से एल बचा, यहां से आई बचा, और यहां से डी आई बचा। राइट? सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल आई डी आई। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया एल आई और कितना? डी आई। डन बच्चों, ये किया गया वर्क डन है। तो वर्क डन का इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा? डब्ल्यू, एल बाहर आ जाएगा। अब लिमिट रख दीजिए यहाँ पे आई डी आई में। देखिए स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू कितनी रहेगी? जीरो। बट जब करंट एक मैक्सिमम वैल्यू पे सेट हो जाएगी तो उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं आई नॉट। ओके, व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। डन, मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों एक बार फिर से इंटीग्रेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपने इंटीग्रेट कर दिया तो एल आई डी आई इंटीग्रेशन में हो गया, और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इक्वल्स टू एल आई डी आई। क्लियर? और प्रॉपर लिमिट लगाएंगे, करंट कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी करंट की? आई नॉट तक।
ठीक है। सो एल, अब आई का इंटीग्रेशन, ऑल यू नो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। तो आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई टू। ठीक है। सो दिस इज आई स्क्वायर बाई टू, तो टू को बाहर ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, एंड लिमिट जीरो से लेके कितनी, आई नॉट। सो आप अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एल बाई टू, ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एल बाई टू टाइम्स ऑफ आई नॉट का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू एल आई नॉट का होल स्क्वायर। सो ये आ गई आपके पास में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बिकॉज आपको इतना वर्क डन करना पड़ना है, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। क्लियर? यस। हाँ बच्चों देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू लोगों ने ली है, आई नॉट की जगह पे आई ली है, तो हमारा डेरिवेशन आई के टर्म्स में आएगा, ना कि आई नॉट के टर्म्स में आएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको करना क्या है यहाँ पे डेरिवेशन में, यहाँ पे करंट आपको आई नॉट की जगह कैपिटल आई ले लेना है, ठीक है ना। इस मैक्सिमम करंट आप क्या ले लेंगे, जितनी करंट जो मैक्सिमम सेटल हो रही है, दैट इज आई। तो बेटा यहाँ पे आई का स्क्वायर आ जाएगा, नॉट हटा दो, तो आंसर क्या आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर हो गया? सो यही वर्क डन है बच्चों, और इसी वर्क डन को हम स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं। सो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, डन। इसी को हम U बोलते हैं, U इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। चलिए बच्चों देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कंसीडरिंग द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एयर फील्ड करंट कैरिंग सोलेनोइड। मतलब जो यहाँ पे केस दिया गया है आपको, वो करंट कैरिंग सोलेनोइड का केस दिया गया है। ओके, कंसीडरिंग द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एयर फील्ड करंट कैरिंग सोलेनोइड, मतलब एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है जिसका एयर कोर है। एयर कोर है मतलब क्या यूज होगा, म्यू नॉट यूज होगा, जो भी परमिटिविटी होगी उसमें म्यू नॉट। शो दैट द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। मतलब बच्चों ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है, इसके अंदर बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। आपको बताना है कि एनर्जी डेंसिटी का, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन ये बनेगा। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती क्या है ना, फिर आप आगे का काम कर पाएंगे। सो हम इंक्वायर करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो भैया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब समझिए, सीधी सीधी बात, इसको यू बार से शो करते हैं, and u bar called magnetic energy density, that is equals to energy per unit volume। ओके, याद कर लीजिए बच्चों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी यू बी, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी, और पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि वी। ठीक है बच्चों, यू बी हमने अभी अभी निकाला, ये हाफ एल आई स्क्वायर, अभी अभी हमने निकाला। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कंडक्टर के अंदर, वो कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? सो यू बार इक्वल्स टू, एनर्जी कितनी है बेटो बच्चों, हाफ एल आई का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। देखो बच्चों, ये आपके पास में एक क्वाइल है, और इसका क्वाइल का आपको वॉल्यूम बताना है। सो ऑल यू नो कि अगर इस क्वाइल की लेंथ अपने पास में एल है, और क्वाइल का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये जो एक लूप है इसका एरिया अगर ए है, सो ऑल यू नो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ। पता है ये बात की नहीं पता? यदि ये भूल चुका है बच्चों आपको कि वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होता है, तो देख लीजिए, सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एच इसकी ये लेंथ हो गई, ठीक है ना, और पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया, और इसकी हाइट एच। तो इसी तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम जो बनेगा वो एरिया इंटू इसका लेंथ या हाइट एल है। तो क्या मैं यहाँ पे ए इंटू एल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस, ये हम लिख सकते हैं ए इंटू एल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बी के टर्म्स में हमको अपना डेरिवेशन लेकर के आना है, बी लेकर के आना है, ठीक ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से करंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो करंट को एलिमिनेट करने के लिए आप जानते हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा पड़ेगा आपको, फॉर एयर कोर
सोलेनॉइड। अगर आपके पास में कोई एयर कोर सोलेनॉइड है या क्वाइल है, वटेवर जो भी है, एयर कोर सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बी इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई। बच्चों सोलेनॉइड के केस में ना एन की वैल्यू क्या होती है, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई टोटल लेंथ, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल एन। चलिए तो फिलहाल यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, बी अपॉन म्यू नॉट एन, ठीक है, इक्वल्स टू आई आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू 1/2, नीचे ए एल को रहने दो भाई, ऊपर एल को रहने दो, इंटू एल और आई का स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर मतलब बी अपॉन म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे एन होना था। तो बी अपॉन म्यू नॉट एन पूरे का होल स्क्वायर, अब ठीक लिखा है। चलिए तो इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से हम। तो u बार इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, ऊपर आ जाएगा बी आ जाएगा, 1/2 एल आ जाएगा, फिर बी का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे एल आएगा, और यहाँ म्यू नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर, ठीक है। इसे आप नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए जो आपका डेरिवेशन है उसमें कहीं पर भी एल नहीं है, कहीं पर भी एल नहीं है। अब आपको एल का वैल्यू पता होना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल का, ये भी पता होना चाहिए। नाउ ये लिखेंगे यूजिंग एल इक्वल्स टू व्हाट इज एल, एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ऑफ द कॉइल। तो किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एल इक्वल्स टू, ठीक है ना। बट बहुत बच्चों को ये भी याद नहीं होगा, तो फिर यहाँ आके फंस जाएंगे। तो एल की वैल्यू आपको क्या पढ़ाई गई थी, याद करिए। ये देखिए एल की वैल्यू ये रखी हुई है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, है ना, इंटू कितना है, एल ए, एल इज द लेंथ ऑफ द कॉइल। कैपिटल एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर स्मॉल एल ए। बेटा कैपिटल एल का मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस, और स्मॉल एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ द कॉइल, मतलब ये जो कॉइल की लेंथ होती है, क्लियर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। सो भैया यहाँ पे एल की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। चलिए आइए पुट कर देते हैं। सो क्या निकलेगा, यू बार एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू 1/2, देखिए एल की जगह म्यू नॉट एन स्क्वायर, एक एल है और एक ए है। नीचे आ जाओ भाई साहब, नीचे भी एक ए है, एक एल है। देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए 1 नंबर में एक ए है, एक एल है, और इधर क्या है, म्यू नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर। बताइए सब कुछ लिख दिया ना हमने, सब लिख दिया। अब एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल हो गया, एक एरिया से एरिया, लेंथ से लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया। तो यू बार इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना। एक मिनट भाई, हाँ बी स्क्वायर भूल गया था यहाँ पे हमने, बी स्क्वायर की वैल्यू भूल गई थी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर भी रखना पड़ेगा, और यहाँ भी बी स्क्वायर आएगा। सो बी स्क्वायर बन जाए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में आंसर आ गया। हाँ यहाँ पे म्यू नॉट होगा क्योंकि एक म्यू नॉट ऊपर से कट चुका बच्चों, तो यहाँ पे म्यू नॉट। तो चलिए आंसर लिखते हैं, यू बार इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये होगी हमारी एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी कितना आ रहा है हमारे पास में, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। डन। सो दिस इज हैंस प्रूव्ड, नोट कर लें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट पॉइंट ऑन द एक्सिस एंस एंड हेंस ऑन इट सेंटर। तो बच्चों पहले आपको एक्सिस पे डेरिवेशन निकालना है, ये वही बड़ा वाला डेरिवेशन है जो आपको ऊपर और नीचे दो लूप लेकर के इसके एक्सिस पे निकालना पड़ता है, ठीक है। और फिर आपको r इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, तो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए करते हैं, बहुत प्रॉपर डेरिवेशन है, हमने कई बार किया है। तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से हमने डेरिवेशन करा रखा है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में
ये पूरी प्रोसेस होती है सॉल्व करने की। सबसे पहले हम डीबी निकालते हैं, फिर उसके बाद हम डीबी में आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर करके हम वैल्यू निकालते हैं डीबी की, और फिर अनदर पॉइंट पे डीबी इक्वल टू डीबी डैश हो जाता है, जिसके कहाँ कंपोनेंट तोड़ते हैं, और फाइनली डीबी साइन थीटा हमारा जो कंपोनेंट होता है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर लेंथ 2 पाई ए। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सेंटर पर, तो अगर आप बात करेंगे सेंटर पर, तो सेंटर पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो आप सेंटर पे x इक्वल टू क्या पुट कर दिए, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी एट सेंटर, है ना, बी एट सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 0 हो गया बेटा, ये की पावर 3/2। क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, अब ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे बच गया ए का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ए स्क्वायर से 2 ए कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2a। सेंटर पर जो आएगा हमारे पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2a। क्लियर, यस। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये इसके सेंटर पर इंटेंसिटी आ जाएगी। क्लियर है। सो दिस इज द इंटेंसिटी एट द सेंटर। अगर आप ए की जगह रेडियस आर लेके चल रहे हैं, इफ ए इक्वल्स टू आर है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डन। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा केस दिया गया ना, ये एक्स्ट्रा केस है। अगर बोला जाए कि अगर आपका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है रेडियस से, सो अगर लेंथ आपकी पॉइंट बहुत दूर होगा रेडियस से, तो आप ए को क्या कर लेंगे, इग्नोर कर लेंगे। जैसे ये कॉइल है, छोटी सी कॉइल है, और पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है, सो दैट टाइम एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए। क्लियर है। तो उस समय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटेड टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ये एक्स स्क्वायर में अप्रोक्सीमेट हो गया, पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2x³। ठीक है, तो ये तब के लिए है जब आपको बोला जाए व्हेन रेडियस इज वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है ना, यानी कि पॉइंट जो है बहुत दूर बैठा हो, तब के लिए। चलिए बच्चों, इसका देखते हैं किस तरीके से इसका मॉडल आंसर में डेरिवेशन दिया गया है। इसके पहले हमने ये कर लिया, ये भी कर लिया, देन इसके बाद हमने 2 क्वेश्चन ये वाले करे आज हमने। ये तो समझ में आ गया ना आपको, ईएमएफ वाला, वर्क एनर्जी निकाली थी हमने, एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। देन उसके बाद ये डेरिवेशन भी हो गया। चलिए अगला देखिए, अभी जो हम पूछ रहे हैं आपसे, हाँ ये देखिए भाई साहब, तो ये इस तरीके से यहाँ पे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, और इस डायग्राम के बाद में बायोट सेवर्ट लगा के आपको ये सारा का सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा, और फाइनली आपके पास में ये डेरिवेशन आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप के लिए एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। सो बी इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो आई कैप। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो विद डायरेक्शन हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड आई कैप के डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा। देखिए बच्चों, इसमें मेन इसका डायग्राम होता है समझने के लिए, तो मैं अपनी रेड कलर की पेन ले लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी दिखाई दे। तो यहाँ पे मेरे पास में एक 3D में लूप लूप रखा हुआ है, समझ गए ना। इसमें आंग जैसे एक लूप रखा हुआ है 3D में, आप इसको फ्लैट ना समझें, ये ऐसा लूप रखा है कि ये आगे का हिस्सा है जो दिखाई दे रहा है, और ये पीछे का हिस्सा है। क्लियर हुआ कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो करंट यहाँ से अंदर की ओर जा रही है, और घूम करके पीछे से करंट यहाँ बाहर की ओर आ रही है। क्लियर बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको एक करंट एलिमेंट ले लेना है। तो ये देखिए, आपने एक करंट एलिमेंट आपने ऊपर से पकड़ लिया। अब इस करंट एलिमेंट के कारण, जिसमें करंट आई जा रही है, करंट एलिमेंट के कारण आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, आप जानते हैं यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। क्योंकि आप इसको फील करिए कि जब आप ऊपर से टेंजेंट लेंगे, तो यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर बनेगा एकदम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, डी बी इज इक्वल्स टू आई डी एल, लेंथ है डी एल, और यहाँ पे है साइन थीटा, तो साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। तो आर स्क्वायर पर अब ये देखिए इंटेंसिटी कैसी जाएगी, तो इसकी जो इंटेंसिटी बनेगी डी बी इस डायरेक्शन में बनेगी। बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर। अच्छा, ये ऐसा क्यों बन रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो आई, जो फॉर्मूला बनता है डीवी का,
वेक्टर फॉर्म में dv इज इक्वल्स टू आई dl क्रॉस r कैप होता है अपॉन r स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब उसका जो प्लेन होता है वो dl और r दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए dl का प्लेन 3D में है और r का प्लेन ये हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर जस्ट क्या होगा, db ये जाएगा 90 डिग्री में। बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। क्लियर? अब आप इस चीज को समझिए कि अगर ये 90 डिग्री है तो इस एक्सिस के साथ अगर ये वाली चीज आर थीटा उठा हुआ है, उठा है बेटा कि नहीं उठा है? तो ऐसा समझो कि अगर एल यूं था तो ये एंगल 90 था पहले, था कि नहीं? अब यदि हमने इस चीज को यदि थीटा से उठा दिया तो इसका परपेंडिकुलर भी यहाँ थीटा से उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? क्योंकि मान लो आपके पास में एक एल है, अगर आपने एल को इधर पे थीटा एंगल से ये वाली ब्रांच को उठाया तो ये वाली ब्रांच भी थीटा एंगल से शिफ्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बताइए ये एंगल कितना होगा, थीटा। क्लियर? अब डीबी के दो कंपोनेंट उठेंगे, एक ऊपर की ओर डीबी कॉस थीटा और एक सामने की ओर डीबी साइन थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलरली बेटा इसके कारण यहाँ पर जो दूसरा फील्ड बनेगा दैट इज इक्वल टू डीबी डैश, सेम सिचुएशन होगी, है ना? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर? सो सामने वाला बन गया डीबी साइन थीटा, डीबी डैश साइन थीटा, और ये बन गया डीबी कॉस थीटा, डीबी डैश कॉस थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि जितना सिमेट्रिक है ना डायग्राम, तो अगर बेटा ऊपर का जो पार्ट होगा उतना ही लेंथ कंपोनेंट नीचे का मिलेगा, तो यहाँ पे भी एक थीटा जनरेट होगा तो साइमल्टेनियसली यहाँ भी थीटा जनरेट होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ फाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली थीटा आपने यहाँ डिस्कस कर लिया तो आप फाई ले लें, जो लेना हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो कॉस कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे और कैंसिल हो जाएंगे। कॉस से कॉस कैंसिल, और जो नेट इंटेंसिटी बनेगी वो एक्स एक्सिस के राउंड बनेगी, और किसकी वजह से बनेगी, कंपोनेंट डीबी साइन थीटा की वजह से बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस। तो जो हमारे पास में इंटेंसिटी आ गई वो आ गई अपने पास में डीबी साइन थीटा। ठीक है ना? तो ये देखिए, तो नेट फील्ड निकालने के लिए हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, डीबी साइन थीटा को, डीबी साइन थीटा को। क्लियर? यस। इस फॉर्मूले में डीवी को हमने डीएल के टर्म्स में लिखा। अब जो डीएल है यानी कि लेंथ कंपोनेंट, तो लेंथ कंपोनेंट की शुरुआत कहाँ से होगी, जीरो से, और कहाँ तक जाएगा, 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम डीएल का सीधे सीधे जो डीएल होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। फिलहाल हमने रेडियस यहाँ पे लूप की ए ली है तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई ए। अब इसको सॉल्व करते जाइए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 मार्क्स का, सेक्शन सी का, क्वेश्चन नंबर 22। Two batteries of EMF 3 volt and 6 volt are and internal resistance कितना, 0.2 ohm and 0.4 ohm are connected in parallel. This combination is connected to a 4 ohm resistor. Find the equivalent EMF, okay, of the combination. दूसरा equivalent internal resistance of the combination and current drawn from the combination. बेटा ये तीनों डेरिवेशन आपको कराए गए हैं बहुत अच्छे से, और आपको याद होना चाहिए इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला आपको बनना चाहिए यदि आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन का आपको डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या सीन कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है दो बैटरी है 3 वोल्ट की और 6 वोल्ट की, एक का रेजिस्टेंस 0.2 वोल्ट है, एक का 0.4 वोल्ट है। ठीक है, तो एक 3 वोल्ट की है और एक 6 वोल्ट की है। ये देखिए 6 वोल्ट की बैटरी है, एक 3 वोल्ट है ईएमएफ और दूसरे का 6 वोल्ट ईएमएफ है। इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, इसका पहले वाले का रेजिस्टेंस 0.2 ओम, सेकंड वाले का 0.4 ओम, 0.2 ओम एंड 0.4 ओम। बेटा थोड़ा दूर बना दिया रेजिस्टेंस, बट आप काम चला लीजिए। ये अपने पास सेटअप हो गया, और इस सेटअप को आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जोड़ दिया है। लीजिए भाई साहब, आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जोड़ दिया है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। तो आपको मैं फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ। आपके पास में मैंने बताया था डेरिवेशन के समय, E1 सीरीज में R1 और E2 सीरीज में R2। तो इंटरनल सॉरी, इसका जो नेट ईएमएफ निकलता था, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या निकलता था बच्चों, कोई बताएगा मुझे?
पैरेलल है बेटा, सीरीज नहीं है ये। तो पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला निकलता था E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यस ये फॉर्मूला निकलता था। तो अभी हमको यही फॉर्मूले का यूज करके हमको ईएमएफ निकालना है। तो देखिए नेट ईएमएफ जो निकलेगा यहाँ पे ई इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 कितना है 3 वोल्ट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 सेकेंड रेजिस्टेंस के साथ, और 6 का मल्टीप्लाई होगा 0.2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 और डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.4, ठीक है। तो 3 गुणे 4 12 हो गया, यानी कि 1.2, 1.2 प्लस 6 ये भी 1.2 हो जाएगा अपॉन 0.6, तो ये हो गया 2.4 अपॉन 0.6, कितना आ जाएगा बच्चों 4 वोल्ट। डन, ये आ गया आपका ईएमएफ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपको पता होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, राइट। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं। सो 1 अपॉन आर पैरेलल या आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, तो एक वैल्यू दी है 0.2 और एक वैल्यू दी है 1 अपॉन 0.4, क्लियर। सो 1 अपॉन आर पैरेलल इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ जाएगा 0.2 और 0.4 का हमारे पास में, इसका इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, एक काम करो इसको इस तरीके से कर लो, इसको ब्रेक कर लो पहले तो सही रहेगा, है ना। तो इसको आप ब्रेक कर लोगे, डेसिमल इसका कितना चला जाएगा 10/2, और इसको ब्रेक कर लो तो ये कितना आ जाएगा 10/4, क्लियर। इसको आप ब्रेक कर लें तो 5/2 आ गया। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो एलसीएम 2 आ गया, या यहाँ पे आ गया 10 प्लस 5। सो 1 अपॉन आर पैरेलल इक्वल्स टू 15/2। सो आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 15, 2 अपॉन 15। अब 2 में 15 का डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 15, 2 डिवाइड बाई 15, 15 डिवाइड बाई 2 नहीं कर रहे, 0.133। देखिए सावधान रहिएगा, गलतियां होती हैं, इतना कम रेजिस्टेंस इसका आ चुका है, क्लियर। अच्छा कुछ बच्चे 1.75 बोल रहे थे, अरे भैया सोचने की बात है, पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा छोटे से भी छोटा आता है, तो जब ये 0.2 है 0.4 है तो आंसर पैरेलल का 0.2 से भी कम ही आएगा, तो 1 पॉइंट की तो सोचो ही मत यार, 0.1333 ओम इसका पैरेलल आ गया, क्लियर। अब देखिए सर्किट कैसा बन चुका है, तो सर्किट हमारे पास में एक बन चुका है ई इक्विवेलेंट या ई नेट कह लो जिसको, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा आर पैरेलल, दोनों का कॉम्बिनेशन। और फाइनली ये किससे कनेक्टेड है भाई साहब, ये एक 4 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है बाहर से। क्वेश्चन ने कहा है, मैंने नहीं कहा, ये देखिए 4 ओम का रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 4 ओम, क्लियर। अब आपको करंट निकालनी है, तो सो सिंपल, आई इक्वल टू वी अपॉन आर का केवल बेसिक फार्मूला लगाना है 10th क्लास का, और आपके पास में करंट आ जाएगी, ये देखिए। सो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे कैपिटल आर दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम है बच्चों। नाउ सो चलिए कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल्स टू ई नेट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि बेटा सीरीज में ये दोनों एक ही रास्ता है तो ऐड हो जाएगा। तो पहले वाले का कितना आया 0.13 आया है, और सेकंड कितना आया 4 आया है, और जो नेट ईएमएफ हमने निकाला है आई थिंक 4 वोल्ट निकाला ना, यस 4 वोल्ट। तो ऊपर 4 अपॉन, यदि सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 4.13, तो सॉल्व कर लीजिए इसको 4 अपॉन 4.13, सॉल्व कर लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 4.13 इक्वल्स टू 0.96, तो आंसर आ गया 0.96 एम्पियर, ठीक है ना 0.96। नहीं नहीं इसको वन मत मानिए, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देखिए वन कभी हो नहीं सकता है, इतना भी एजम्पशन मत करिए, क्योंकि ऊपर की क्वांटिटी छोटी और नीचे की क्वांटिटी बड़ी है 4.13, तो अगर ऊपर की क्वांटिटी छोटी होती है और नीचे क्वांटिटी बड़ी होती तो आंसर 0.9 के समथिंग आएगा, है ना, वैसे भी दिख रहा था, इसे थोड़ी सी ही बड़ी है तो 0.9 के समथिंग आंसर आएगा, क्लियर। सो करंट इक्वल टू 0.9 एम्पियर। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं जो बोर्ड्स ने बना के भेजा है, क्या है भाई इसका सोल्यूशन। तो ये देखिए सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 R1 प्लस E2 R2, अब ओके, सो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू इस तरीके से निकाल लिया, देन रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने, एंड देन इसके बाद में करंट निकाल ली इस तरीके से, डन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका,
और वाला हिस्सा करते हैं, ठीक है। द कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड अक्रॉस आइडियल सेल ऑफ EMF E। ये अच्छी बात है भाई साहब। एक कंडक्टर आपका है जिसकी लेंथ L है, तो मैं डायग्राम भी साथ ही साथ में बनाते चलता हूँ, है ना, अच्छा रहे जिससे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का और वाला पार्ट है। तो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर मान लीजिए, इस कंडक्टर की लेंथ जो है कितनी है बच्चों, L है, ठीक है। क्वेश्चन है स्मॉल एल दे रखा है, एक कंडक्टर की लेंथ L है और ये एक सोर्स ऑफ EMF से कनेक्टेड है। तो ये सोर्स ऑफ EMF प्लस माइनस E से कनेक्टेड है भाई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सीन सही है एकदम। करंट I डेफिनेटली बनेगी और इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो हम बाद में बात करेंगे अभी। ओके, connected across ideal cell of EMF E. Keeping the cell connected, the length of the conductor is increased 12 by gradually stretching. Oh हो भाई साहब, मतलब इसको खींच के 3 दिया गया, खींच दिया गया, मतलब ऐसे खींचा गया। इसका वॉल्यूम सेम है, पहले इसका वॉल्यूम V था, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू, मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, A1 था और लेंथ L थी, वटेवर जो भी है। अब इसको स्ट्रेच कर दिया गया सेम वायर को, तो सेम वायर को स्ट्रेच करोगे तो पहले तो मोटी थी, अब क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दुबली हो जाएगी वायर, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, दुबली पतली हो जाएगी। ये दुबली पतली हो गई है, आपने इसको खींच दिया, लो, और बैटरी सेम कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको आपने इसको ट्विस्ट कर दिया, ठीक ना। तो मान लेते हैं नई वाली लेंथ क्या हो जाएगी, L डैश, और पुराना वाला एरिया अगर A था, कितना था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो नया वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा कि अलग हो जाएगा, डेफिनेटली अलग हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। और इसके रेजिस्टेंस में भी कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा, तो पुराना रेजिस्टेंस अगर R था, तो नया रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ R डैश, क्या मान लेता हूँ, R डैश, ठीक है। बैटरी सेम है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। इफ R and R dash are the initial and final values of resistance, चलिए हमने पहले ही मान ली, and VD and VD dash are initial and final values of drift velocity, find the relation between R dash and R। ओके, तो R dash and R के बीच में और VD dash और VD के बीच में हमसे ये रिलेशन पूछ रहे हैं कि बताइए। अच्छा, लेंथ कितनी इंक्रीज कर दी गई है, 12, हमने देखा नहीं, तो लेंथ को जस्ट डबल कर दिया गया, मतलब पहले लेंथ थी L इसकी, और अब कितनी कर दी गई है, 2L, मतलब L डैश इक्वल्स टू 2L है, ठीक है बेटा। L डैश इक्वल्स टू कितना है, 2L है। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि बताइए रेजिस्टेंस नया वाला कितना हो जाएगा पुराने वाले के कंपैरिजन में, मतलब हमें क्या निकालना है, कुल मिला के हमें R डैश अपॉन R निकालना है, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि नया रेजिस्टेंस पुराने के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा। चलिए देखिए, अब आप तार को चाहे खींचो चाहे दबाओ, वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन सेम, बोलिए हाँ है ना। जो वॉल्यूम ऑफ वायर होगा बच्चों, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई कहीं से पतली हो गई तो एक तरफ से लंबी भी तो हो गई कि नहीं हुई बच्चों। मतलब V इक्वल टू V डैश, पहला वाला वॉल्यूम V और बाद वाला V डैश, ये सोनू। पहला वाला वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू L, दूसरा वाला वॉल्यूम इक्वल टू A डैश इनटू L डैश। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ, सो A इंटू एल इक्वल टू A डैश इंटू एल डैश, यहाँ पे A की जगह A है, L की जगह L है, A डैश हमको पता नहीं, बट L डैश क्वेश्चन ने बोल रखी है 2L। क्लियर कि नॉट क्लियर। लेंथ कितनी कर दी गई है, 2L कर दी गई है। क्लियर ना बच्चों। ये देखिए L से L क्या हो गया, कैंसिल, और आपके पास में A अपॉन A डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, यस। अब चलिए, अब हमको निकालना है रेजिस्टेंस का रेशियो। नाउ R डैश अपॉन R करते हैं हम। तो R डैश इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, R का फॉर्मूला ऑल यू नो, रो L बाई A। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है रो L बाई A। तो रो की जगह रो ही रहेगा, लेंथ की जगह L डैश और एरिया की जगह A डैश। इधर पे R रो, इधर L, और यहाँ पे कितना बेटा, A। क्लियर कि नॉट क्लियर। रो से रो कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा, देखिए यहाँ पे L डैश अपॉन A डैश मल्टीप्लाइड बाई A अपॉन
एल। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए एल डैश है 2l और स्मॉल एल यहाँ पे है इंटू ए अपॉन ए डैश। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई एल डैश की जगह 2l ले लिया, ए डैश की जगह एल, सॉरी एल, इसके नीचे एल लिख दिया और ए डैश अपॉन ए अलग अलग कर दिया। एल से एल कैंसिल हो गया, बचा कितना 2, और ए डैश अपॉन ए डैश की वैल्यू भी कितनी आई है? 2 आई है। क्लियर? सो आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू 2 टू द 4 means r dash by r equals to 4. So r dash equals to 4r. क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आ गया पहली चीज, जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है? यस। अब इसका एक लॉजिक भी होता है। इसका लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है व्हेन वायर स्ट्रेच्ड, जब आप कभी भी मटेरियल वायर को स्ट्रेच करते हो, व्हेन वायर स्ट्रेच्ड, तो जब भी आप वायर को स्ट्रेच करते हो बच्चों, तो फंडा क्या लगता है कि आर डैश इक्वल्स टू होता है एन स्क्वायर इंटू आर। ये भी आप फॉर्मूला रटता है, ये आप इसे रट सकते हो। ठीक है? तो एन मतलब कितने गुना खींचा आपने? 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर, डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? आर डैश इक्वल्स टू 4r। तो अगर आप ये याद कर सके तो ये भी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों? तो कुल मिलाकर के आपके पास में पुराना रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा नया रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन ने पहला पार्ट क्या पूछा था? इफ आर एंड आर डैश, ये हो गया था, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर डैश एंड आर। तो मिल गया रिलेशन हमको। रिलेशन क्या मिला हमको? आर डैश इक्वल्स टू 4r। बताइए ठीक है बच्चों? देखिए बेटा सेकेंड पार्ट है इसका, वी डैश एंड वी में हमको रिलेशन निकालना है कि बताइए अगर ऐसा करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है ना? तो चलिए वी का फॉर्मूला लिखते हैं, लिखेंगे सिंस वी नो दैट। बेटा वीडी का फॉर्मूला आप लोग को याद है कि नहीं याद है? चलो कोई बताओ मुझे वीडी का फॉर्मूला क्या होता है? वीडी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। नहीं बेटा इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी से निकलेगा। भाई साहब ये नहीं लगने वाला है, क्योंकि फिजिकल फैक्टर बदल रहे हैं, तो हम लोग को ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर के फिजिकल फैक्टर बदल रहे हैं। यहाँ पे कंडक्टर के फिजिकल फैक्टर में हालांकि यहाँ भी एक फिजिकल फैक्टर बदल रहा है, एरिया। ठीक है ना? तो इधर से भी हो सकता है, बट उसके बाद करंट आई इक्वल्स टू वी बाई आर से वो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के नानी याद आ जाएगी इससे काम कराने से, क्योंकि देखिए आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा और आर भी बदलेगा और यहाँ से एरिया भी बदलेगा। इसलिए इस फॉर्मूले को लेके हम नहीं चल सकते हैं जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स बदल रहे हैं। इसमें देखिए तो वी डी इक्वल्स टू होता है आई इक्वल्स टू ई ई टाउ अपॉन एम। बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, वी बाई एल। तो वी डी इक्वल्स टू स्मॉल ई वोल्टेज वी टाउ अपॉन स्मॉल एम इंटू एल। बताइए ठीक है? ये आ गया। तो कुल मिलाकर के आपको देखने को क्या मिल रहा है? यहां से आपको देखने को मिल रहा है वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। क्लियर बेटा? वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। जो वी डी है वो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो या तो आप इसको आप समीकरण नंबर इक्वेशन ए ले लें, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं वी डी अपॉन वी डी डैश, रेशियो रूल लगा दीजिए। तो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा? एल डैश अपॉन एल। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वी डी अपॉन वी डी डैश इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुरू की वी डी, सेकेंड की हो गई वी डी डैश। एल डैश कितना है बेटा? 2l, लेंथ को डबल कर दिया गया है और एल एल है, तो ये कैंसिल कर दीजिए। सो आंसर कितना आ जाएगा? वी डी अपॉन वी डी डैश इक्वल्स टू 2/1। पलट दीजिए तो वी डी डैश अपॉन वी डी इक्वल्स टू कितना जाएगा? 1:2। क्लियर हो गया? तो एक तो तरीका ये वाला है। दूसरा तरीका आप इसी फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। किस तरीके से यूज करो? वी डी इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल, है ना? तो वी डी इक्वल्स टू ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एल। तो फर्स्ट केस में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, सेकेंड केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी डैश, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई ही रहेगा। वोल्टेज आपने बदला नहीं, वो भी यही रहेगा। रिलैक्सेशन टाइम भी नहीं चेंज होगा। मास भी यही रहेगा कंडक्टर का,
बस लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहाँ से वी डी डैश अपॉन वी डी फाइंड कर लीजिए। तो वी डी डैश दैट इज इक्वल्स टू ई वी टाउ अपॉन 2 ml, एंड वी डी कितना है, ई वी टाउ अपॉन एम एल। एम एल से एम एल कैंसिल, ई वी टाउ से ई वी टाउ कैंसिल, कितना आ गया बच्चों, वी डी डैश अपॉन वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर? यानी कि न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी द हाफ ऑफ द ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? तो जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है, आधा हो जाएगी। यस। अब देखिए, कह रहा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? नो, बिल्कुल नहीं भाई। ड्रिफ्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि सब सेम डायरेक्शन में करे। कारण देखिए, इसको, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको सिंपल बताया जा सकता है किस तरीके से। देखिए, जब भी आप यहाँ पे कंडक्टर में बैटरी लगाते हैं, ओके, कंडक्टर में आप बैटरी लगाते हैं, तो जैसे ही आपने बैटरी लगाई, तो यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है, नेगेटिव, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल होता है, और ये हायर पोटेंशियल। तो ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे लोअर टू हायर। बट क्वेश्चन का कहना है क्या ये सभी के सब बिल्कुल एकदम लाइन लगा के सेम डायरेक्शन में चलेंगे? नो। क्यों नहीं चलेंगे बेटा? क्योंकि इनके पास खुद की थोड़ी सी थर्मल वेलोसिटी होती है। दो प्रकार की वेलोसिटी होती है। तो थर्मल वेलोसिटी इनकी ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगी। थर्मल वेलोसिटी, मान लो ये वाइब्रेशन हो रहा है, तो किसी पॉइंट पर वाइब्रेशन यहाँ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेंगे, कुछ नीचे चलेंगे, कुछ सामने चलेंगे, कुछ आड़े चलेंगे, कुछ तिरछे चलेंगे, मगर सबका टारगेट यहीं होगा, जाकर के टकरा के सिर विर फोड़ के एक दूसरे का जाएंगे आखिर इसी टर्मिनल की तरफ। मगर आप कहो कि सबके सब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे? नो। क्या ये सबके सब सेम डायरेक्शन में चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नो। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन, देख लेते हैं बोर्ड्स का। तो बोर्ड्स में सबसे पहले अपन ने, हाँ, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, इसके और वाला, यस, ये देखिए। तो लेंथ चेंज हो गई है, फाइनली आंसर, हम आंसर की बात करेंगे, आर डैश अपॉन आर इक्वल टू 4, मतलब कि जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक ना। यस, तो यही हमने भी करा था, अपन ने देखिए कि द न्यू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन। क्लियर हुआ? देन इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन आया था, तो आंसर हो गया था हाफ ऑफ द वीडी, मतलब हाफ बन गया था। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई थी, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2, एंड थर्ड क्वेश्चन में हो गया नो। डन।